जय हिंद दोस्तों, हाजिर हूँ एक और सिनेमाई किस्से के वीडियो के साथ, जहां हम बात करेंगे मुगल आजम के कुछ और रोचक किस्सों की। तो करते हैं आपस की बात, हमारी आपकी बात। शूटिंग के पहले रोज दिलीप कुमार ने शहजादा सलीम का शाही लिबास, गले में सोने का हार, भारी भरकम जूते, विग वगैरह पहने तो उसे यह सब बोझिल लगे। उससे ठीक तरह से कदम भी नहीं उठाया जा रहा था। वह आसिफ से कहने लगा, जानी, आपने मुझे मुश्किल में डाल दिया है। यह सब चीज़ें पहनकर ठीक तरह से चला भी नहीं जाता, मैं काम कैसे करूँगा। आसिफ ने पीठ थपथपाते और हौसला देते हुए कहा, जरा उन लोगों की ज़िंदगी पर गौर करो जिन्हें वाकई यह सब कुछ पहनना पड़ता था, फिर तुम ठीक ढंग से काम कर सकोगे। दूसरी तरफ थे अकबर के गेटअप में पृथ्वीराज कपूर। वे आसिफ के साथ फूल में काम कर चुके थे। उसके काम करने के अंदाज और उसके मिजाज से बखूबी वाकिफ थे। अकबर का रोल उन्होंने काफ़ी सोच विचार के बाद स्वीकार किया था। शूटिंग का वक्त आया तो पहले शॉट के लिए सेट पर जाने से पहले उन्होंने हाथ ऊपर उठाकर ईश्वर से दुआ मांगी कि अब तू ही मेरी लाज रखना और इस इम्तिहान में मुझे पास करना। जब पृथ्वीराज को पूरे कॉस्ट्यूम पहनाए गए तो आसिफ के हकीकत से भरी मुगलिया दौर की नजाकत और शाही लिबास के वजन से वो भी दिलीप कुमार की तरह चौंक गए। उस वक्त पृथ्वीराज जी बीमारी के दौर से गुजर रहे थे और उनके पैरों में सूजन थी। कई सेर वजनी जूते पहनना और फिर उन्हें पहनकर चलना एक नामुमकिन सी बात थी। डॉक्टर ने उन्हें सख्त हिदायत दी थी कि वह ज़्यादा देर खड़े न रहे, वरना पैरों की तकलीफ और बढ़ जाएगी। ऐसे में पृथ्वीराज ने आसिफ से अपनी मुश्किल बयान करते हुए अकबर के रोल के लिए किसी और अदाकार को लेने की बात कही। आसिफ का जवाब था, मेरे ख्वाबों के अकबर आप और सिर्फ आप है। मैं अपने अकबर की जगह किसी दूसरे अकबर को लेकर फिल्म किस तरह बनाऊंगा। यह रोल तो आप ही करेंगे। अलबत्ता जब तक आपके पांव पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते, मैं फिल्म की शूटिंग नहीं करूंगा। आसिफ शूटिंग पैकअप करा के थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए। कुछ देर बाद आकर देखा कि पृथ्वीराज अकबर के लिबास में वही जूते पहने तैयार खड़े हैं और कह रहे हैं कि आसिफ के अज़्म के आगे मेरा दर्द हार गया, मैं आज से ही काम शुरू करूंगा। और इस तरह शूटिंग फिर शुरू हुई। पृथ्वीराज कपूर उस वक्त पर सेट पर वास्तव में शहंशाह अकबर की मौजूदगी का एहसास दे रहे थे। पूरे माहौल पर इसका बड़ा असर हो रहा था। वहां मौजूद हर किरदार की अदा अकबरी दरबार की रंगत से मेल खाने लगी थी। इसके बावजूद आसिफ को एक बात खटक रही थी। वह थी पृथ्वीराज जी के डायलॉग डिलीवरी का अंदाज। आसिफ को वह अंदाज जच नहीं रहा था। आसिफ ने साफगोई से काम लेते हुए बड़े अदब से कहा, आप शहंशाह हिंद अकबर का किरदार कर रहे हैं और डायलॉग की अदायगी किसी तौर पर भी अकबर की शान के अनुसार नहीं है। पृथ्वीराज को यह बात चुभ गई। वे नाराज हो गए और उन्होंने काफी तेज और तल्ख लहजे में आसिफ की इस बात पर एतराज जाहिर किया। गुस्से में जिस कदर वह ऊंची आवाज में बोल रहे थे, उतना ही आसिफ के चेहरे पर मुस्कुराहट फैलती जाती थी। पृथ्वीराज को इस पर और गुस्सा आया तो आवाज और ऊंची हुई। तब जाकर आसिफ ने ताली बजाकर अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा, यह हुई ना शहंशाह अकबर वाली बुलंद आवाज, यही तो मुझे चाहिए थी। पृथ्वीराज मुस्कुरा दिए। उनकी नजरों में आसिफ के लिए कुछ लम्हे पहले जितना गुस्सा था, उतना ही इस वक्त उसकी काबिलियत के लिए एहतराम का जज्बा भर गया। पृथ्वीराज कपूर भी अपने काम को लेकर किसी तरह कम न थे। अपने एक एक डायलॉग पर घंटों मेहनत करते, ब्लैक बोर्ड पर चाक से उर्दू में डायलॉग लिखते जाते और याद करते जाते। दो आदमकद आईने हर वक्त सेट पर मौजूद रहते, जिनमें वह अपने आप को हर एंगल से जांचते परखते थे। खुद में अकबर का अक्स देखते देखते उन्हें अपने अक्स में अकबर दिखाई देने लगता। उस घड़ी उनके कदम सेट की तरफ बढ़ते और उनसे पहले
उनकी गरजदार आवाज की गूंज सेठ तक पहुंचती। अकबर आ रहा है। पृथ्वीराज और के आसिफ दोनों में अपने काम की दीवानगी को लेकर एक तरह अजब सा शौक और जुनून था, तो दूसरी तरफ मोहब्बत का नाजुक सा जज्बा भी। फिल्म में दुर्जन सिंह का किरदार निभाने वाले अभिनेता अजीत ने ऐसा ही एक किस्सा बयान किया है। पृथ्वीराज को काम करना शौक जुनून की हद तक था। मुगले आजम का वह मंजर आपको याद होगा जिसमें अकबर नंगे पांव चलकर सलीम चिश्ती की दरगाह पर जाता है और औलाद के लिए दुआ मांगता है। इस सीन की शूटिंग हो रही थी। पृथ्वीराज जी ने आसिफ साहब से कहा, यार ये रेत तो बहुत गर्म है। आसिफ साहब ने जवाब दिया, दीवान साहब रेत वाकई बहुत गर्म है, लेकिन आप तो इस पर सिर्फ चलेंगे, यानी आपका एक पांव रेत पर होगा और दूसरा रेत से ऊपर, लेकिन मैं उस वक्त तक इस रेत पर दोनों पैरों पर खड़ा रहूंगा जब तक शूटिंग पूरी नहीं हो जाती। पृथ्वीराज जी यह सुनकर मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, मेरे पांव जलने दो, तुम्हारे पांव क्यों जले। लेकिन आसिफ अपनी कॉल के पक्के निकले। जितनी देर तक पृथ्वीराज कपूर रेत पर नंगे पैर चलकर शॉट देते रहे, उतनी ही देर तक आसिफ भी उसी तपती रेत की आग को अपने पांव के नीचे दबाए खड़े रहे। यही वो जुनून और जज्बात है जिनमें पलकर मुगले आजम जैसी महान फिल्म बनती है और हमेशा के लिए अमर हो जाती है। संगीतकार नौशाद की फिल्म अनारकली के संगीत की शानदार कामयाबी से प्रभावित होने वाले लोगों में के आसिफ भी शामिल थे, लिहाजा उन्होंने इस बार नौशाद को साथ लेने का मन बना लिया। आसिफ अपना इरादा लेकर नौशाद के घर पहुंचे तो उन्होंने पहले इनकार कर दिया, लेकिन आसिफ के मजबूत इरादों के आगे उनका इनकार बहुत देर टिक न सका। नौशाद के इनकार की वजह यह नहीं थी कि उन्हें संगीत कंपोज करने में कोई तकलीफ होती, उसकी वजह थी खुद के आसिफ, जिनकी दीवानगी से नौशाद साहब काफ़ी खौफ खाते थे। दीवानगी जिसे उन्होंने आसिफ के बम्बई के शुरुआती दौर में देखी थी, जब वो दादर में दुकान चलाते थे टेलर की और बातें करते थे महान फिल्में बनाने की। चौधरी जिया इमाम की पुस्तक नौशाद जर्रा जो आफताब बना में नौशाद साहब के बयान के सहारे उस मंजर को इस तरह चित्रित किया गया है। एक दिन नौशाद साहब अपने घर में एक फिल्म की मौसीकी पर काम कर रहे थे, तभी उनसे मिलने के आसिफ आए और कहने लगे, मैं एक फिल्म बनाने जा रहा हूँ। इस पर नौशाद साहब ने पूछा, कौन सी फिल्म बना रहे हो? जवाब मिला, मुगले आजम, और इस फिल्म की मौसीकी आप ही को देनी है। नौशाद साहब ने कहा, अभी मेरे पास वक्त नहीं है, मैं बहुत मसरूफ हूँ और तबीयत भी ठीक नहीं है, आप किसी और मौसीकार से बात कर लें। आसिफ साहब ने यह सुना तो रुपए का बंडल उनके हारमोनियम पर रखते हुए बोले, यह एडवांस रख लीजिए, मौसीकी तो आप ही को देनी है। नौशाद साहब ने कहा, क्या आप समझते हैं कि पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है और आप हर चीज खरीद लेंगे? अपने पैसे उठाइए, मैं फिल्म नहीं करूंगा। इस पर आसिफ साहब ने चुटकी बजाते हुए कहा, कैसे नहीं करेंगे? इतने पैसे दूंगा कि आज तक किसी ने नहीं दिए होंगे। जब आसिफ साहब का इसरार और पैसे की बात बढ़ गई तो उन्होंने यानी नौशाद ने गुस्से में आकर नोटों का बंडल फेंक दिया। कमरे में नोट ही नोट बिखर गए। इतने में नौशाद साहब की बेगम नौकर के साथ छत पर आ गई। उन्होंने नौकर के साथ मिलकर नोट समेटे और पूरा माजरा जाना। आसिफ साहब चुटकी बजाते रहे और मुस्कुराते रहे। फिर नौशाद साहब ने उनसे कहा, अच्छा आसिफ साहब, आप अपने नोट अपने पास रखिए, हम फिल्म साथ करेंगे। तो यह थी नौशाद साहब की स्टोरी। इसे वे खुद भी कई बार अपने इंटरव्यूज के दौरान सुना चुके हैं। फिल्म के एक गीत के लिए जिसे अकबर के दरबारी कवि तानसेन द्वारा गाते हुए फिल्माया जाना था, जिस वक्त इस गीत की बात चली तो नौशाद के जहन में उस्ताद बड़े गुलाम अली खान का नाम ही था, लेकिन वे जानते थे कि उस्ताद ही फिल्मों के लिए नहीं गाते, लिहाजा
उन्होंने उस्ताद अमीर खान साहब का नाम आगे किया। आसिफ ने फौरन सवाल किया, क्या वो बड़े गुलाम अली से भी अच्छा गाते हैं? जाहिर है जवाब नहीं में था। सो आसिफ साहब ने फरमाया कि तानसेन तो सबसे बड़े गवैये थे और हम भी सबसे बड़े गवैये से ही गवाएंगे। नौशाद अगर उस्ताद की हकीकत जानते थे तो वह के आसिफ की जिद भी जानते थे। उसके इरादों के आगे नहीं जैसे किसी लफ्ज का कोई वजूद ही ना था। सो दोनों पहुंचे उस्ताद जी के घर। नौशाद साहब ने जब अपनी फरमाइश सामने रखी तो उस्ताद ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वे फिल्मों के लिए तो गाते ही नहीं है, सो वे नहीं गाएंगे। हमेशा की तरह इस कहानी में भी आसिफ हाथ में सिगरेट लिए थे और चुटकी के साथ गुल झाड़कर फरमाया, गाना तो आप ही गाएंगे। उस्ताद ने हैरत से नौशाद की तरफ देखा और पूछा, ये पागल है क्या? नौशाद ने कहा, बिल्कुल सही फरमाया हुजूर, एकदम पागल है, मानेगा नहीं। सो आप गा दे, मेरी इज्जत भी बढ़ जाएगी और हम लोग इस पागल से भी बच जाएंगे। उस्ताद जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे भी पागलों का इलाज खूब आता है। गाने के इतने रुपए मांगूंगा कि सारा पागलपन ठीक हो जाएगा। उस्ताद ने फैसला सुनाया, ठीक है गाऊंगा, लेकिन लूंगा पूरे 25,000 रुपए। आसिफ ने फिर चुटकी बजाकर गुल झाड़ा और जेब से नोटों की एक गड्डी निकालकर पेश कर दी। बस सिर्फ 25,000 मंजूर है। अब क्या? उस्ताद जी ने एक के बाद एक 2 गीत रिकॉर्ड करवाए। प्रेम जोगन बनके जोगन सुंदरी, पिया और चली और शुभ दिन आयु राज दुलारा। ये दोनों गीत अब हमारे फिल्म संगीत की अनमोल धरोहर है। फिल्म मुगल आजम के संगीत को जमाने ने चाहे जितना सराहा हो, लेकिन अवार्ड देने वाले इसमें पीछे ही रह गए। साल 1960 के लिए मुगल आजम के संगीत के मुकाबले फिल्म दिले अपना और प्रीत पराई के संगीत के लिए शंकर जयकिशन को फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। खैर, फिल्म फेयर ने तो पृथ्वीराज कपूर के महान अभिनय को भी अनदेखा किया। इस साल बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला दिलीप कुमार को फिल्म कोहिनूर के लिए। मधुबाला के मुकाबले बीना राय को मिला फिल्म घूंघट के लिए अवार्ड। इस तरह मुगल आजम को मिले तो कुल जमा 3 पुरस्कार, बेस्ट फिल्म, सिनेमेटोग्राफी और डायलॉग्स के अवार्ड्स। इस फैसले से नाराज होकर के आसिफ ने मुगल ए आजम के लिए घोषित बेस्ट फिल्म का अवार्ड लेने से ही इनकार कर दिया। मुगल आजम आर्ट डायरेक्टर M.K. सैयद ने अपनी जी तोड़ मेहनत से इतिहास के पन्नों में दर्ज कल्पना को हकीकत के तौर पर खड़ा कर दिखाया था। दिलचस्प बात यह है कि मुगल ए आजम की शूटिंग खत्म होने के बाद गुरुदत्त ने के आसिफ से मुगल ए आजम के सेट्स के नक्काशीदार खंबे और महल की कुछ चीजें उधार लेकर अपनी फिल्म चौधरी का चांद के सेट्स तैयार करवाए। फिल्म फेयर की इससे बड़ी नाइंसाफी और क्या हो सकती थी कि सैयद साहब को तो अवार्ड न दिया, लेकिन उनके मुकाबले में उनके उधार लिए सामान से बने सेट्स लगाने वाले बीरेन नाग को चौधरी का चांद के लिए बेस्ट आर्ट डायरेक्टर का अवार्ड दे दिया। के आसिफ के लिए अपनी जाती जिंदगी में जिन मोतियों की कीमत राह के कंकड़ों से कुछ ज्यादा नहीं थी, उन्हीं मोतियों की जरूरत फिल्म के एक सीन के लिए आन पड़ी। मोती, और वह भी सिर्फ और सिर्फ असली मोती। फिल्म में जन्माष्टमी उत्सव के दृश्य में आसिफ साहब मोतियों का बना पर्दा लगवाना चाहते थे, जिन्हें जोधाबाई अपने बेटे की वापसी पर लुटा देती है। शाहपुर जी आसिफ की इस एकदम असली की सनक से तंग आ चुके थे। सिर्फ जमीन पर गिराने भर के एक सीन के लिए असली मोती लाना उन्हें फिजूल खर्ची वाली बात लगी। आसिफ को तरह तरह से समझाने मनाने की कोशिश हुई। आखिर में यह भी कहा गया कि पर्दा इतना बड़ा है कि उतने मोती ही नहीं मिल रहे। आसिफ साहब ने यह बात सुनकर शूटिंग ही रोक दी। कहने लगे, जब मोती मिल जाएंगे तभी काम आगे बढ़ेगा। वक्त गुजरता रहा और न आसिफ की जिद में कोई कमी आई और न शाहपुर जी के फैसले में। इन्हीं दिनों
ईद का त्यौहार आया। तमाम मतभेद के बावजूद शाहपुर जी आसिफ से एक बेटे की तरह ही प्यार करते थे। जब वे ईद पर मिलने आसिफ के घर गए तो ईदी के तौर पर एक थाल में मोटी रकम लेकर गए। आसिफ साहब ने मुस्कुराकर उसमें से 1 रुपया उठा लिया और शाहपुर जी से कहा कि सेठ, इन बाकी के रुपयों से वो मोती मंगवा दे जिसकी वजह से शूटिंग रुकी पड़ी है। आसिफ की इस बात से सेठ शाहपुर जी मोम की तरह पिघल कर रह गए। आसिफ के ईमान ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने बिना किसी देर मोतियों का इंतजाम कर दिया। इन मोतियों का इस्तेमाल फिल्म के शुरुआती हिस्से में दिखाया गया है, लेकिन इसकी शूटिंग एकदम आखिर में हुई थी दोस्तों। इसीलिए कि आसिफ को कई लोग पागल डायरेक्टर के नाम से भी पुकारते हैं। आज के सिनेमाई किस्सों के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। और अगर आपने हमारा पिछला वीडियो सिनेमाई किस्सों का नहीं देखा हो तो कार्ड बटन में क्लिक करके ज़रूर देखें। जय सिया राम।